चुका है, वहां पर हमने दो फिजिकल पैरामीटर्स डील कर चुका है। कौन कौन से? वन वाज सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड अदर वन वाज टर्बिडिटी। जो बाकी बचे हुए फिजिकल पैरामीटर्स है उसको आज हम डील करेंगे। अच्छा, मैंने एक बात आपसे पूछी नहीं, मुझे पूछनी चाहिए थी आपसे कि व्हाई वी हैव टर्म्ड कि टर्बिडिटी हो गया, सस्पेंडेड सॉलिड्स हो गया, इनको हमने क्यों फिजिकल पैरामीटर्स बोला है? कुछ रीजन तो होगा, तभी तो हमने इनको फिजिकल पैरामीटर्स में क्लासिफाई किया है। इसका रीजन ये है कि आप उसको फिजिकली देख सकते हो। लेट अस सपोज अभी जो हम लोग थर्ड पैरामीटर करने वाले हैं वो है कलर, तो पानी में कलर को आप फिजिकली देख सकते हो। वैसे ही पानी में अगर टर्बिडिटी है, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में ही बोला था कि अगर आप एक ग्लास ऑफ वाटर में क्ले डाल दो, सैंड डाल दो, सिल्ट डाल दो, तो आप क्या बोलते हो कि ये जो पानी है मडी हो गया, क्लाउडी हो गया, टर्बिड हो गया। क्लियर? तो आपने क्या किया, उसको प्रैक्टिकली फिजिकली देखा, उसको आप टू बी प्रिसाइज उसको आप सेंस कर पाए। क्लियर? एंड दैट इज द रीजन वी हैव इनकाउंटर्ड ऑल दीज इन फिजिकल पैरामीटर्स। तो इसी सीरीज में जो हमारा थर्ड फिजिकल पैरामीटर है दैट इज कलर। ये होता है कलर। अब कलर के बारे में वही बातें करनी है। पहली बात है कलर का सोर्स कहाँ से है, ठीक है, कलर पानी में आता कैसे है? तो सिंपल, ये भी इसके भी सोर्स ऑर्गेनिक हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक हो सकते हैं। सो अगर मैं बात करूँ सोर्स की, अब देखो एक बार अगर आपने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अच्छे से समझ लिया तो हर जगह मैं उसी चीज को लिख रही हूँ, तो आई डोंट थिंक कि मुझे बार बार रिपीट करने की जरूरत है। दैट इज द रीजन मैंने पहली क्लास में आपको, जो हमारी क्वालिटी ऑफ वाटर की पहली क्लास है उसमें मैंने आपको बता दिया था कि वाटर ऑर्गेनिक एंड वाटर इनऑर्गेनिक। सो यहाँ पर ये हो जाएगा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ये तो हो गया सोर्स। नेक्स्ट होता है इंपैक्ट, कि अगर पानी में कलर है तो उससे क्या इंपैक्ट निकल कर आता है। अगेन साइकोलॉजिकल इंपैक्ट। पहली चीज, अगर आप पानी में कलर देखते हो तो आप उसको नहीं पियोगे। अब आप बोलोगे कि मैम ऐसे में तो अगर कोको कोला हो गया या फिर हमारा फ्रूटी हो गया या हम पानी में रसना मिलाते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, वो भी कलर ही है। ऑब्वियसली वो भी कलर ही। आप अगर उनके इंग्रेडिएंट्स में पढ़ोगे तो वो बोलता है परमिसिबल कलर्स डाले गए हैं, सब कुछ मेंशन रहता है उसमें, ठीक है। सो वो भी कलर्स ही है। बट अगर लेट अस सपोज कोई कलर है जिसको देखा नहीं आपने, जिससे आप एक्वेंटेड नहीं हो, तो पहले आप या तो उसको स्मेल करोगे या आप किसी से पूछते हो, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट रहता है। क्लियर? और वो बट ऑब्वियसली बात, हाँ अगर अभी मैं आपके सामने कोको कोला लेकर आ जाऊँ या फ्रूटी रसना कुछ भी, तब आप उसको पी लोगे। क्यों? क्योंकि वो माइंडसेट है आपके में, आप एक्वेंटेड हो उस चीज से, उसको पीने से, उसके टेस्ट से। क्लियर? बट अगर नॉर्मल बेसिस पर वही चीज, अगर लेट अस सपोज जो आपके ड्रेनेज का पानी जाता है, जो ब्लैक आपका आप लेमैन्स लैंग्वेज में टिपिकली उसको बोलते हो नाली का पानी, उसको देखकर तो आपको बहुत गंदा लगता है, ठीक है तो वो भी ब्लैकिश ब्राउन कलर। तो कहने का मतलब ये निकल कर आता है कि कहीं ना कहीं कलर का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है। क्लियर? तो पहला इंपैक्ट तो हो गया इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट, सेम साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, ठीक है। सेकेंड बात करूं तो क्या होता है, इसको ध्यान से समझना क्योंकि आगे भी यूज होगा। आयरन और जो मैग्नीज होते हैं ये कलर कॉसिंग कंपाउंड्स है, इनके कारण पानी में कलर आता है, ठीक है। मुझे ये पता है ये कलर कॉसिंग कंपाउंड है। अब आपको पता है जब भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो जब आपको घरों तक पानी सप्लाई करने से पहले हम क्लोरीन डिसइंफेक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग पहले भी बात करके आ चुके हैं Cl2 के बारे में, मैंने आपको बता चुका है। तो यहाँ पर भी अगर मैंने उस पानी में जिसमें कलर कॉसिंग कंपाउंड्स हैं, उस पानी में अगर मैंने Cl2 डाला, तो ध्यान से समझना, ये आगे भी यूज होगा, फिर से बोल रही हूँ, बार बार रिपीट नहीं करूंगी। वहां पर Cl2 अलॉन्ग विद बीइंग अ डिसइंफेक्टेंट के साथ ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। मतलब इसके दो काम है, ये एक तो डिसइंफेक्शन का काम करता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को तो किल करता ही है, साथ में इसका दूसरा काम ये निकल कर आता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्योंकि आपने उस पानी में जिसमें कलर कॉसिंग कंपाउंड्स थे उसमें आपने Cl2 डाल दिया, तो इस Cl2 ने इस Fe2+ को Fe3+ में ऑक्सीडाइज कर दिया और Mn2+ को Mn4+ में ऑक्सीडाइज कर दिया। तो अब वही बात आ गई, क्या आपने तो Cl2 डाला था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए, पर उसी में से कुछ अमाउंट ऑफ Cl2 किसके लिए यूज हो गया? ऑक्सीडेशन के लिए। मतलब आपके पानी में अभी भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, उनका ट्रीटमेंट तो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, यानी कि एफिशिएंसी हो गई कम। और अगर आप नहीं चाहते एफिशिएंसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना, तो फिर आपको ज्यादा डोज क्लोरीन का देना पड़ेगा। क्लियर? तो ये आपका सेकंड इंपैक्ट निकल कर आता है कि क्लोरीन बीइंग अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपको क्या करना पड़ता है, ये कलर कॉसिंग कंपाउंड के साथ बेसिकली उनके साथ रिएक्ट करके उनको ऑक्सीडाइज कर देता है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा क्लोरीन की मात्रा डालनी पड़ेगी पानी में। कब? जब उसमें उस पानी में कलर कॉसिंग कंपाउंड्स हो तब, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा इंपैक्ट। तीसरा, अगर कलर्ड वाटर है पानी में कलर है, तो आप बेसिकली उसको ड्राइंग के लिए, वॉशिंग के लिए उस पानी को यूज नहीं करते हो। तो ये तो जस्ट डेली है, ये चीज आप देखते भी हो कि अगर पानी कलर है, आप क्यों अपने कपड़े साफ पानी में धोते हो? गंदे पानी में धोते हो कभी? या कोई भी पानी जो कलर्ड वाटर उसमें धोते हो क्या? नहीं धोते। तो ये तो प्रैक्टिकल है कि जो कलर्ड वाटर है दैट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स। तो ये भी एक इंपैक्ट निकल कर आता है। क्लियर? सो मैं जस्ट यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, कलर्ड वाटर cannot be used for washing of clothes। ठीक है। लास्ट एक इंपैक्ट जो आपको पता होना चाहिए, क्या अगर पानी में ऐसे कंपाउंड्स है, कैसे कंपाउंड, जैसे कि फिनॉल, अगर पानी में फिनॉल कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, और आपने उस पानी में Cl2 डाला, आप Cl2 क्यों डालते हो? डिसइंफेक्शन करने के लिए।
तो ये फॉर्म कर लेंगे ऐसे कंपाउंड्स, इट विल फॉर्म दैट कंपाउंड्स जो कि पानी में टेस्ट एंड ओडर कॉज करेंगे। मतलब अगर पानी में फिनॉल है, आपने Cl2 डाल दिया, तो आपको पानी में क्या होगी, टेस्ट एंड ओडर भी मिलेगा, स्मेल आने लगेगी पानी में से, उसका टेस्ट भी डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक इफेक्ट निकल कर आता है, ये भी एक इंपैक्ट निकल कर आता है। किसका किसका इंपैक्ट निकल के आता है, कलर का। ठीक है, इफ कलर इज प्रेजेंट, ये भी एक फेनोमेना है कि आपको यहां से टेस्ट एंड ओडर मिलने लगेगा। क्लियर? तो ये कुछ इंपैक्ट्स थे जो आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग कलर। अब अगर इसकी मेजरमेंट्स की बात करूं, इसको मेजर कैसे किया जाता है, टॉकिंग रिगार्डिंग इट्स मेजरमेंट, तो इसकी मेजरमेंट बहुत सिंपल है। हाँ, इसमें एक दो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि स्पेसिफिकली अगर आप ईएससी या स्टेट लेवल्स की तैयारी कर रहे हो उसमें पूछ लेता है। एंड सेकेंडली थिंग इज कि इसमें मैच द फॉलोइंग वगैरह बहुत पहले गेट में पूछ चुका है। ठीक है, अब तो वो तो बहुत पहले की बात होगी, अब तो इस पैटर्न में नहीं आएगा, बट स्टिल अगर आप स्टेट लेवल्स की तैयारी कर तो आपको पता होना चाहिए। क्या चीज़ है वो, मेजरमेंट करने के लिए जो डिवाइस आप यूज करते हो दैट इज नोन एज टिंटोमीटर। दिस डिवाइस इज नोन एज टिंटोमीटर। और इसमें, इस डिवाइस में जो आप ट्यूब्स रखते हो, these tubes are known as Nessler tubes। Nessler tubes, ठीक है। तो यहाँ पे Nessler tubes होती हैं ये, और इसमें ये दो ट्यूब्स में क्या होता है, अब वो मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। तो बेसिकली एक ट्यूब में है, दो ट्यूब्स है, एक ट्यूब में है टेस्ट सैंपल, एक ट्यूब में है स्टैंडर्ड सैंपल। अब इसकी कहानी पहले भी बता चुकी हूँ, स्टैंडर्ड सैंपल वो सैंपल होता है जिसमें मुझे कंसंट्रेशन पता है, टेस्ट सैंपल वो सैंपल होता है जिसमें मुझे निकालना है, मुझे कंसंट्रेशन निकालना है। पर यहां पर मुझे क्या निकालना है, पिछले केस में तो मुझे टर्बिडिटी निकालनी थी, इस केस में मुझे क्या निकालना है, इस केस में मुझे कलर निकालना है। तो कलर निकालने के लिए वहां पर देखो, चीजों को रिलेट करके पढ़ो, वहां पर आपने क्या किया था, सिलिका ऑक्साइड डाला, फिर कैलिब्रेशन किया, और फिर आपने उसके हिसाब से बातें की। अब यहां पर देखो, स्टैंडर्ड सैंपल आपने बनाया है, मतलब आपको पता है कि इसमें कलर कितना है, कलर की इंटेंसिटी कितनी है, बिल्कुल पता है, तभी तो उसका नाम स्टैंडर्ड सैंपल है ना। तो वहां पे डाला सिलिका ऑक्साइड, यहां पे तो नहीं डाल सकते क्योंकि यहां तो कलर की बात है। तो यहां पे क्या करते हैं, यहां पर स्टैंडर्ड सैंपल बनाने के लिए आप 1 mg का अगर प्लैटिनम डालते हो इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लैटिनेट आयन, क्लोरोप्लैटिनेट आयन in 1 liter of distilled water, 1 liter of distilled water, तो आप इसको बोल देते हो 1 TCU। ये TCU होता है ट्रू कलर यूनिट। ठीक है, ये TCU शॉर्ट में बोलते हैं, एक्चुअल में इसका फुल फॉर्म होता है ट्रू कलर यूनिट। सिमिलरली अगर आप 5 mg का प्लैटिनम डालोगे इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लैटिनेट आयन, तो आप बोलोगे इसकी कंसंट्रेशन कितनी निकल कर आएगी, 5 TCU। ठीक है, तो जितना डालते जाओगे उस हिसाब से कंसंट्रेशन चेंज होती जाएगी। तो आपने किसी भी गिवन अमाउंट का प्लैटिनम डाला इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लैटिनेट आयन, और आपने स्टैंडर्ड सैंपल प्रिपेयर किया। अब आपने क्या किया, स्टैंडर्ड सैंपल के कलर को मैच करवाया टेस्ट सैंपल के कलर से। ठीक है, आपने स्टैंडर्ड सैंपल के कलर को टेस्ट सैंपल के कलर से मैच करवाया। अगर दोनों का कलर सेम आता है तो आप बोल दोगे जितनी स्टैंडर्ड सैंपल का TCU था उतना ही आपका टेस्ट सैंपल का होगा, और अगर नहीं निकल कर आता है तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा स्टैंडर्ड सैंपल की कंसंट्रेशन। क्लियर है? तो ये सिंपल होता है। तो यहां पर अगर आप बोलो कि कौन सी टेक्निक यूज करी गई है, तो सिंपल सी बात है, अब तो तुमको मुझे बताना भी नहीं चाहिए, अंडरस्टूड है कि यहां पर आप कलर मैच करवा रहे हो। सो द टेक्निक विच इज यूज्ड इज नोन एज कलर मैचिंग टेक्निक। फाइन, इट इज द कलर मैचिंग टेक्निक जो कि यूज होती है फॉर नोइंग द TCU, या पता करने के लिए कि कितना कलर प्रेजेंट है इन दैट गिवन वाटर। क्लियर? तो ये आपका निकल कर आता है क्या, मेजरमेंट ऑफ कलर। हाँ, और एक बात और बता दूं, जब आप डालते हो प्लैटिनम इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लैटिनेट आयन, तो क्या होता है, ये पानी के कलर को येलो कर देता है। तो तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आएगा कि अगर ये पानी के कलर को येलो कर देता है, इसका मतलब ये निकल कर आता है, इसका मतलब ये निकल कर आता है कि हम वही पानी के कलर को मेजर कर सकते हैं जिसमें येलो कलर इंपार्ट कर रहा हूं। बिल्कुल सही। तो बाकी के लिए क्या करोगे, बाकी के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर टेक्निक आती है जिसके थ्रू आप कलर को मेजर कर सकते हो। ठीक है, सो यू हैव स्पेक्ट्रोफोटोमीटर टेक्निक बाय विच यू कैन मेजर द कलर और यू कैन से द इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ वाटर। क्लियर? तो ये कहानी निकल कर आती है। सिंपल एक्सपेरिमेंट भी नहीं, ऐसे तो सिर्फ कलर मैचिंग टेक्निक है। सो डिवाइस को टिंटोमीटर्स बोलते हैं, ट्यूब्स को नेस्लर ट्यूब्स बोलते हैं। ये आपको आ जाता है मैच द फॉलोइंग में कौन सा पैरेटस या कौन सा डिवाइस यूज किया है और किसके लिए यूज किया, दैट इज कौन सा पैरामीटर। तो एक साइड पैरामीटर दे देगा और एक साइड डिवाइस दे देगा, और मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है। क्लियर? अब लास्ट चीज जो इसमें, सोर्स की बात कर ली, इंपैक्ट की बात कर ली, मेजरमेंट की बात कर ली, लास्ट चीज जो इसमें आपको पता होनी चाहिए वो है परमिसिबल लिमिट। या यहाँ पे लिमिट्स लिख के 2 लिमिट्स लिखना है। एक होती है एक्सेप्टेबल लिमिट, दूसरी होती है कॉज फॉर रिजेक्शन लिमिट। तो यहाँ पे एक्सेप्टेबल लिमिट निकल के आई 5 TCU और कॉज फॉर रिजेक्शन लिमिट निकल कर आई 15 TCU। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि एक्सेप्टेबल लिमिट क्या होती है, कॉज फॉर रिजेक्शन लिमिट क्या होती है, और TCU क्या होता है ये मैंने आपको बता चुका। तो अगर 5 TCU आ रहा है, मतलब दिमाग में आपके ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए, इसका मतलब है कि वो कलर परमिटेड है जिसमें अगर 5 mg का प्लैटिनम इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लैटिनेट आयन 1 लीटर के डिस्टिल वाटर में ऐड करने से जो कलर मिलता है उतने कलर तक की लिमिट परमिटेड है।
क्लियर? तो ये निकल कर आता है आपका सिंपल फेनोमेना है कलर का। क्यों इसको फिजिकल पैरामीटर में लिया? क्योंकि ये हम सेंस कर सकते हैं, ठीक है? सो इट वाज जस्ट अ सिंपल वन। आई गेस आपने लिख लिया होगा इसके बारे में सब कुछ। तो अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फिजिकल पैरामीटर है दैट इज टेस्ट एंड ओडर। अब वैसे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये तो अब सिंपल कॉमन सेंस हो गया है कि क्यों टेस्ट एंड ओडर जो है वो हमारा फिजिकल पैरामीटर है, क्योंकि ये भी हम सेंस कर सकते हैं, ठीक है? इट कैन बी सेंस्ड बाय अस, इसलिए टेस्ट एंड ओडर क्या है? हमारा फिजिकल पैरामीटर निकल कर आता है, ठीक है? अब बारी आती है कि जब ये टेस्ट एंड ओडर एक फिजिकल पैरामीटर है तो बेसिकली आपने इसको साथ में क्यों लिया? जैसे कि अभी कलर आपने अलग लिया, सस्पेंडेड सॉलिड्स आपने अलग से पढ़ा, टर्बिडिटी आपने अलग से पढ़ा, देन व्हाई देयर इज अ रीजन कि आप टेस्ट एंड ओडर को एक साथ पढ़ रहे हो? अलग अलग पढ़ना चाहिए ना। तो इसका आंसर वैसे तो आपको देना चाहिए थोड़ा सोच के, पर चलो मैं ही बता देती हूँ, बाकी तो प्रैक्टिकल चीज़ है। आप खुद ही इस चीज़ को मुझे बताइएगा कि आपने एक्चुअल में इस चीज़ को इन्विजुअलाइज किया है कि नहीं। कि टाइम के साथ हमने देखा कि जो चीज़ टेस्ट इंपार्ट करती है वो ओडर भी देती है। आई रिपीट अगेन, विद टाइम वी हैव रियलाइज्ड कि जो चीज़ टेस्ट देती है वो ओडर भी देती है। एग्जाम्पल तो आपके घर का, ये खाने की अच्छी खुशबू आ रही तो खाना तो अच्छा ही रहता है कि नहीं? है कि नहीं? सो व्हाट यू आर से टेस्ट एंड ओडर, दीज बोथ आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर एंड दैट इज द रीजन वी स्टडी इट अंडर वन हेडिंग। तो अब मैं बात करूं टेस्ट एंड ओडर की, तो सबसे पहले यही निकल कर आता है कि इसका सोर्स क्या है। सोर्स क्या है? तो सोर्स तो सेम ही है, सोर्स तो सेम ही है जो हमने पहले पढ़ चुका है बाकी के केसेस में, ठीक है? अब बारी आती है कि इसका इंपैक्ट क्या निकल कर आता है। सिंपल, स्मेल अच्छी नहीं आती है। जैसे कि अगर आप लेट सपोज अगर आप कैनाल्स के पास से जाते हो या कहीं पर अनसैनिटरी कंडीशन हो जाती है तो आप अपनी हैंकी रख के जाते हो, बिकॉज आप उस फाउल स्मेल को नहीं ब्रीथ कर पाते हो, ठीक है? तो ये तो एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी होता है आपका, ठीक है? और दूसरा ये है कि इनके कारण, ये टेस्ट एंड ओडर के कारण कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स भी बनते हैं, ठीक है? कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स आर कैंसर कॉसिंग कंपाउंड्स। तो ये कुछ इनके इंपैक्ट्स निकल कर आते हैं। नॉर्मल है इसलिए इनको लिख नहीं रही हूँ, ठीक है? साइकोलॉजिकल इंपैक्ट्स, कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स फॉर्म करना, ये सब इनके इंपैक्ट्स निकल कर आते हैं। मेन इसमें एक फंडा है जो मुझे आपको बताना है, वो है मेजरमेंट। अभी तक याद करो हर चीज़ की हमने टेक्निक पढ़ रखी है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट। जब मैंने सस्पेंडेड सॉलिड्स पढ़ाया मैंने आपको बोला ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक यूज की। टर्बिडिटी पढ़ाया तो वहां पर अलग अलग प्रिंसिपल्स यूज की, कभी स्कैटरिंग, कभी एब्जॉर्प्शन, कभी कलर मैचिंग टेक्निक। कलर के लिए तो हमने कलर मैचिंग टेक्निक यूज की, ठीक है? वैसे ही टेस्ट एंड ओडर के लिए जो टेक्निक हम लोग यूज करने वाले हैं दैट इज नोन एज डाइल्यूशन टेक्निक। दिस इज नोन एज डाइल्यूशन टेक्निक। इसको आप डाइल्यूशन टेक्निक बोलते हो। अब इस टेक्निक को आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझ लेना, क्योंकि वेस्ट वाटर में तो ये बहुत जगह यूज आने वाली है और हम लोग उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करने होंगे। तो वहां पर मैं फिर से टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगी आपको पढ़ाने में, इसलिए यहाँ की क्लास में ही आप अच्छे से समझ जाओ कि डाइल्यूशन क्या होता है, ठीक है? सेम चीज को पढ़ाने के लिए बार बार टाइम वेस्ट करना, इट्स नॉट एन इंटेलिजेंट थिंग विच विल बी गोइंग टू डू। सो दैट इज द रीजन, जस्ट फोकस हियर। डाइल्यूशन में क्या होता है देखो, जैसे अगर आपके पास 1 लीटर का टेस्ट सैंपल है, टीएस लिख दिया मैंने, 1 लीटर का टेस्ट सैंपल है, आपने क्या किया, आपने इसमें 9 लीटर का प्योर वाटर मिलाया, आपने इसमें 9 लीटर का प्योर वाटर मिलाया। अब क्या हो गया, अब हुआ कि ये पानी अब आपको कितना वॉल्यूम का मिलेगा, 10 लीटर का मिलेगा, ऑफ कोर्स 10 लीटर का मिलेगा। एंड इसको आप बोलोगे डाइल्यूटेड सैंपल। ये था आपका टेस्ट सैंपल 1 लीटर का, आपने इसमें 9 लीटर का पानी डालकर इसको डाइल्यूट कर दिया, इसको आपने बना दिया 10 लीटर का। तो आप बोलोगे फायदा क्या हुआ? फायदा समझते हैं। एग्जाम्पल पहले आपको बता रही हूँ। एग्जाम्पल क्या है, लेट अस सपोज पहले इसमें 6 mg सस्पेंडेड सॉलिड्स थे, तो अगर मैं बोलूंगी आप मुझे कंसंट्रेशन बताओ तो आप बोलोगे 6 mg पर लीटर जो है वो है कंसंट्रेशन है सस्पेंडेड सॉलिड्स का। बिल्कुल सही। अब क्या किया मैंने इसमें 9 लीटर का पानी मिला दिया, प्योर वाटर, ठीक है? 9 लीटर का प्योर वाटर, डिस्टिल वाटर जो भी आप बोलो वो मिला दिया। अब इससे क्या हुआ, मेरा सैंपल डाइल्यूट हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछे क्या डाइल्यूट होने के बाद कंसंट्रेशन चेंज हो गई? हाँ, कंसंट्रेशन चेंज हुई है, पर सस्पेंडेड सॉलिड्स उतने के उतने हैं। दैट मींस 1 लीटर में जितने सस्पेंडेड सॉलिड्स थे, कोई बात नहीं, आपने उसमें 9 लीटर पानी मिला दिया, अभी भी ये कितने होंगे, 6 mg के ही सस्पेंडेड सॉलिड्स होंगे। पर अब मैं यहाँ पर कंसंट्रेशन रिपोर्ट करने को बोलूंगी तो आप बोलोगे 6 mg पर 10 लीटर। तो ये निकल कर आता है, ये आपका डाइल्यूट। अब देखो वहां पर 1 लीटर में 6 mg का सस्पेंडेड सॉलिड्स था, यहाँ पर 1 लीटर में अगर मैं बात करूं तो 0.6 mg का सस्पेंडेड सॉलिड्स है। तो हाँ, डाइल्यूशन करने से आपने क्या किया, उसकी कंसंट्रेशन को कम कर दिया, दैट्स इट, ठीक है? ऐसा कभी नहीं होगा कि सस्पेंडेड सॉलिड्स पहले 6 mg थे अब 2 mg हो जाएंगे, वो 6 के 6 ही रहेंगे, बट पहले 1 लीटर में प्रेजेंट थे अब ये 10 लीटर में प्रेजेंट होंगे। इसको आप बोलते हो डाइल्यूशन। अब मैं आपसे पूछूं कि कितने गुना आपने डाइल्यूट कर दिया, हाउ मेनी टाइम्स द सैंपल इज डाइल्यूटेड, तो आप क्या बोलोगे, पहले 1 लीटर था अब 10 लीटर हो गया, मतलब फाइनल वॉल्यूम ऑफ द डाइल्यूटेड सैंपल अपॉन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द टेस्ट सैंपल। तो यानी कि आपने इसको 10 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, इस सैंपल को, इस 1 ml के टेस्ट सैंपल को आपने 10 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया है। क्लियर? सो ये तो मैंने बात की आपको पहले डाइल्यूशन के बारे में, जस्ट आपको बताया कि ये डाइल्यूशन टेक्निक क्या होती है। अब ये समझते हैं कि टेस्ट एंड ओडर के लिए कैसे आप इस डाइल्यूशन टेक्निक को इस्तेमाल करोगे, तो वो हम लोग समझते हैं। तो अब आप याद रखना कि जब भी मैं टेस्ट सैंपल की बात कर रही हूँ मैं इसको ए लूंगी, जब भी मैं प्योर वाटर की बात करूंगी इसको बी लूंगी, एंड जब भी डाइल्यूटेड सैंपल की बात होगी तो ये A+ भी होगा। अब क्या बोला है कोड ने स्पेसिफाई किया है अकॉर्डिंग टू द कोड आपका जो डाइल्यूटेड सैंपल है वो 200 ml होना चाहिए, ठीक है? जो आपका डाइल्यूटेड सैंपल है, लेटर से A और यहाँ पर B है और यहाँ पर A+B,
तो ये कितना होना चाहिए, 200 ml होना चाहिए। सच दैट आपने इस सैंपल को डाइल्यूट करने के बाद 10 लोगों से स्मेल करवाया और किसी को भी अगर उसमें ओडर प्रॉब्लम नहीं आई, किसी को भी ओडर नहीं आया, तो वो ही आपका डाइल्यूशन रेशियो होगा, ठीक है, वो ही उतना ही आपको डाइल्यूट करना पड़ेगा सैंपल को। तो अब ये कैसे होता है इसको समझते हैं। लेट अस सपोज मैंने लिया 50 ml का टेस्ट सैंपल और मैंने उसमें 150 ml का पानी डाल दिया, तो यहां पर डाइल्यूशन फैक्टर कितना हो गया, कितना डाइल्यूट किया आपने इसको, 200/50, यानी कि ये हो गया 4। क्लियर। फिर मैंने इसको 10 लोगों से बोला कि यार इसको स्मेल करो, 10 सेट्स ऑफ नोजेस, ऐसा लिखा मिलेगा आपको कोड में। कौन सा कोड, IS 10500। तो वहां पर आप देखोगे 10 सेट्स ऑफ नोजेस से स्मेल करवाया इसको। अगर किसी एक को भी स्मेल आती है, आपको दोबारा इसका क्या करना पड़ेगा, इसको और डाइल्यूट करना पड़ेगा। मतलब अब आप क्या करोगे, 40 ml यहाँ पे लोगे, यहाँ पे 160 ml लोगे और ये 200 ml होना चाहिए, ये फिक्स्ड है आपका। तो ये हो जाएगा 200/40। तो यानी कि आपने टेस्ट सैंपल को 5 गुना डाइल्यूट कर दिया है। ऐसा करते जाओगे, हर बार 10 सेट्स ऑफ नोजेस से चेक करवाओगे कि कोई ऑर्डर आ रहा है कि नहीं, ऐसे करते जाओगे। और अगर ऑर्डर आता गया तो लेट अस सपोज ये हो गया 20 ml और ये हो गया 180 ml। अब आपने फिर यानी कितने टाइम्स डाइल्यूट करा दिया, चेक कर लो कितने टाइम्स डाइल्यूट कराया इसको, 10 टाइम्स डाइल्यूट कराया। अब आपने फिर 10 सेट्स ऑफ नोजेस, 10 लोगों से इसको बोला कि स्मेल करके देखो, और अगर किसी को भी स्मेल नहीं आई तो ये आपका फाइनल हो जाएगा। ये आपका पूरा फाइनल हो जाएगा कि ठीक है, यानी कि 20 ml का टेस्ट सैंपल रहे और 180 ml का उसमें प्योर वाटर रहे, जो कि डाइल्यूट हो जाए कितने गुना, 10 टाइम्स, तो कोई स्मेल नहीं आती है। क्लियर। तो ये डाइल्यूशन होता है और इस तरीके से आप मेजरमेंट करते हो। और जो एक डिवाइस भी आता है जिसके थ्रू, या बेसिकली ये जो पूरा करते हो आप, ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट करते हो, दिस डिवाइस इज नोन एज ऑस्मोस्कोप। यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस डिवाइस इज नोन एज ऑस्मोस्कोप, ठीक है। दिस डिवाइस इज नोन एज ऑस्मोस्कोप। ये भी इंपॉर्टेंट है, टिंटोमीटर्स, टर्बिडिटी और ये ऑस्मोस्कोप, ये सब मैच द फॉलोइंग में एक साइड पैरामीटर्स रहेंगे, एक साइड इनके डिवाइस रहेंगे और पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो आपको पता रहना चाहिए कि ये क्या फंडा यूज करते हैं। और इसमें एक चीज पूछते हैं कि इंटेंसिटी निकालने के लिए, आपकी टेस्ट एंड ऑर्डर्स की इंटेंसिटी निकालने के लिए बेसिकली आपके पास होता है एक थ्रेशहोल्ड ऑर्डर नंबर, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हो TON। दिस इज नोन एज TON। अब ये TON क्या होता है, तो यहाँ पे लिख भी देती हूँ, फाइनल वॉल्यूम ऑफ द डाइल्यूटेड सैंपल अपॉन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सैंपल, ठीक है। या अगर आपको इसको एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में चाहिए तो फाइनल वॉल्यूम कितना निकल कर आया, A+B, एंड इनिशियल वॉल्यूम टेस्ट सैंपल का कितना था, A। तो ये आपका, इसको शॉर्ट में TON बोलते हो, ये आपका थ्रेशोल्ड नंबर आता है A+B/A। तो आप अधिकतर देखोगे लोग बोलते हैं TON A+B/A। तो बेसिकली ये होता क्या है, फाइनल वॉल्यूम डाइल्यूटेड सैंपल का अपॉन इनिशियल वॉल्यूम टेस्ट सैंपल का। तो टिपिकली आप ऐसा बोलते हो, बुक्स में आपको मिलेगा कि आप तब तक टेस्ट सैंपल में पानी डालते रहते हो जब तक आपको ऑर्डर नहीं आता, ठीक है। द मोमेंट बंद हो जाता है, आप देख लोगे कि कितना आपने ml ऑफ पानी डाला, डाइल्यूटेड सैंपल कितना हो गया, डिवाइडेड बाय द इनिशियल टेस्ट सैंपल, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कितना डाइल्यूशन फैक्टर था। क्लियर। अब इसमें लास्ट चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है लिमिट। तो लिमिट्स होती है इसकी, 2 लिमिट्स होती है इसमें भी, इसकी परमिसिबल लिमिट, या यहाँ पे तो ये एक्सेप्टेबल लिमिट है, एक्सेप्टेबल लिमिट। दूसरी होती है कॉज फॉर रिजेक्शन लिमिट। तो ध्यान रखना, ये सब अगर पूछ ले स्टेटमेंट फॉर्मेट में तो आपको पता होना चाहिए। 1 थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट होती है, एंड 3 TON जो होती है, इनिशियली होगा, ये वाइप हो गया इंटरेस्ट से, इनिशियल वॉल्यूम। तो जो 1 TON होती है वो एक्सेप्टेबल लिमिट होती है, और जो 3 TON होती है वो क्या होती है, कॉज फॉर रिजेक्शन लिमिट होती है। जैसे कि वह सिनेरियो में जब आपके पास कोई और सोर्स पानी का अवेलेबल नहीं हो, उस कंडीशन में आप 3 TON तक, अप टू 3 TON तक पानी में टेस्ट एंड ऑर्डर को परमिट कर सकते हो। क्लियर। इसका मतलब ये होता है। और TON क्या होता है वो तो मैंने आपको बता दिया, इसके ऊपर गेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन रहता है कि 10 ml का टेस्ट सैंपल है, उसको हमने तब तक डाइल्यूट किया जब तक कि पानी 300 ml ना हो गया या 200 ml ना हो गया, ठीक है। ऐसे पूछेगा कि 10 ml का टेस्ट सैंपल है, इसको डाइल्यूट किया अप टू 200 ml, तो बताओ डाइल्यूशन बेसिकली थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर क्या है, तो ये हो जाएगा 200/10 20। या आपको दूसरे तरीके से बोल देगा कि 10 ml का टेस्ट सैंपल है, उसको डाइल्यूट करने के लिए आपने 190 ml का प्योर वाटर डाला, तो बताओ कि थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर कितना होगा, 200/10 20। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग बैक पूछे गए हैं वंस अपॉन अ टाइम। और अगर ऐसे पूछे भी जाएंगे, अभी अगर पूछ भी लिया तो मैंने तो आपको सीधे बता दिया फॉर्मूला और पूरा लॉजिक भी बता दिया आपको डाइल्यूशन का, तो आपसे बन जाना चाहिए। और क्वेश्चन का एग्जाम्पल भी बता दिया कि दोनों तरीके से पूछ लेगा, तो क्वेश्चन के वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये देखना है कि उसने टेस्ट सैंपल और फाइनल डाइल्यूटेड सैंपल की बात की गई है, क्योंकि वो इंग्लिश को ट्विस्ट कर देता है, बाकी इसमें लॉजिक कुछ नहीं है, ठीक है। या फिर दूसरे तरीके से क्या उसने टेस्ट सैंपल डिस्टिल वाटर या टेस्ट सैंपल प्योर वाटर अलग अलग दिया है क्या, ठीक है। तो वो किसी भी तरीके से आपको घुमा के दे सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर निकालना। सो ये तो हमारा क्या था, 4th फिजिकल पैरामीटर है। लास्ट फिजिकल पैरामीटर जो हम लोग इसमें पढ़ने वाले वो है टेम्परेचर।
सो द लास्ट विच वील बी डीलिंग इज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्यों फिजिकल पैरामीटर है? क्योंकि उसको भी हम सेंस कर सकते हैं। क्लियर? सो अब अगर बात आ रही है टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर तो वैसे आप सबने अपने स्कूल टाइम में पढ़ चुका होगा टेम्परेचर के बारे में। कैसे, वो मैं आपको बता देती हूँ कि आप जब भी आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते थे तो मैक्सिमम रिएक्शंस में आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि कितने टेम्परेचर में ये रिएक्शन हो रहा है। क्लियर? तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि जो टेम्परेचर होता है ये केमिकल एक्टिविटीज और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज दोनों को इफेक्ट करता है। ठीक है? टेम्परेचर इफेक्ट्स बोथ द केमिकल एक्टिविटीज एंड द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। तो अगर मैं बात करूं केमिकल एक्टिविटीज की, तो ये चीज आपने अपने स्कूल टाइम में केमिकल काइनेटिक्स पूरा पढ़ रखा है। ठीक है? पूरा केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रखा है, उसमें हमें पता है कि अलग अलग टेम्परेचर पे क्या बिहेवियर होता है, वो सब हम लोग ने वहां पे पढ़ रखा है। यहां पर मैं जस्ट आपको बता रही हूं कि बायोलॉजिकली क्या इफेक्ट होता है। अगर बायोलॉजिकल बेसिस पे बात करूं तो टेम्परेचर के बढ़ने से क्या इफेक्ट होता है वो समझते हैं। तो देखो, मुझे पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर ऑर्गेनिक मैटर, या टू बी प्रिसाइज अगर थोड़े डेप्थ में बात करूं तो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। क्यों? क्योंकि बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर वो ऑर्गेनिक मैटर है विच कैन बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये बात करूं बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन डिकम्पोज करते हैं बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को। क्यों इसका डिकम्पोजिशन करते हैं? क्योंकि इसको इसमें से चाहिए कार्बन। क्यों कार्बन चाहिए? बिकॉज कार्बन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो यहां से गया कार्बन, ठीक है, यहां से गया कार्बन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बाद। इसके डिकम्पोजिशन के बाद जो एंड प्रोडक्ट्स बचते हैं दे आर लाइक CO3 SO4 NO3 और अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो तो एसिड्स, अल्कोहल्स और गैसेस भी आपके बायोमास एंड प्रोडक्ट्स बचते हैं। क्लियर? तो ये आपका बायोमास बचता है और ये पूरी एक्टिविटी होती है। तो जब भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी की बात करूं तो आपके दिमाग में अब ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए वेरेवर, क्योंकि अभी हम लोग बायोलॉजिकल की आगे बात करेंगे केमिकल के बाद। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करता है कार्बन लेने के लिए, बिकॉज कार्बन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बन इसने ले लिया, एंड प्रोडक्ट्स जो बनते हैं दे आर कार्बोनेट, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स। क्लियर? तो ये आपको एंड प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिसको आप बोलते हो टर्म्ड एज बायोमास। तो अब बारी ये आती है कि इससे बायोलॉजिकल एक्टिविटी में क्या इफेक्ट देखा गया, क्या इंपैक्ट हुआ। तो ये देखा गया कि अगर आपने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया तो जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी की रेट होती है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। ठीक है? जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी की रेट होती है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। अब क्यों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसा क्या कर दिया कि बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोजिशन करो और इसकी रेट डबल हो गई? इसका रीजन इसके क्वेश्चन में ही छिपा है। क्या आप याद करो, मैंने आपको बोला था कि नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर वो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जिसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज नहीं कर पाता। और रीजन मैंने आपको बताया था क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि उनके में मैंने आपको दिखाया भी था, जैसे कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है तो उस बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है? बॉन्ड तो खैर दोनों केस में तोड़ना है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो भी तोड़ना है, ट्रिपल बॉन्ड है तो भी तोड़ना है, एनर्जी तो लगेगी, पर किसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी वो आपने खुद ने देखा। अब बारी आती है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो ऑर्गेनिक मैटर के बीच का बॉन्ड जो है वो वीक होने लगता है। ठीक है? तो जो बॉन्ड है वो वीक होने लगता है, दैट इज द रीजन जो आपकी रेट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है। अगर 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ा दो तो ये देखा गया है कि जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो डबल हो जाती है। क्लियर? तो ये इंपैक्ट निकल कर आता है, ये आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग टेम्परेचर कि टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है। अब जस्ट इसकी बात करूं लिमिट्स की, तो अगर मैं लिमिट्स की बात करूं तो यहां पर कोई कॉज फॉर रिजेक्शन लिमिट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक ही लिमिट है। तो अगर किसी केस में अगर आपको कॉज फॉर रिजेक्शन लिमिट नहीं दी गई, इसका मतलब है कि कोई रिलैक्सेशन नहीं है, आपको उतने रेंज में ही देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे एक्सट्रीम सोर्स हो, कोई भी सोर्स हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जितना टेम्परेचर कोड में स्पेसिफाई है आपको उतने टेम्परेचर में लाकर ही पानी को सप्लाई करना पड़ेगा या पानी को ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है? सो लिमिट्स एक ही लिमिट होती है और यहाँ पर वैसे भी वो रेंज होती है, 10 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ठीक है? द टेम्परेचर इज 10 to 25 डिग्री सेल्सियस जो आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है। क्लियर? और इसके बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे। ठीक है? जब हम लोग वेस्ट वाटर के बारे में बात करेंगे तब मैं आपको कुछ और चीज भी बताऊंगी टेम्परेचर के रिगार्डिंग, क्योंकि वहां पर तो हम लोग बहुत ब्रॉडर सेंस में बात करने वाले टेम्परेचर की। तो जनरल बेसिस पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कॉज फॉर रिजेक्शन लिमिट नहीं होती है, नो रिलैक्सेशन, कोई भी, चाहे वो एक्सट्रीम सोर्स हो, ओनली सोर्स हो, कुछ भी हो, आपको जो रेंज है टेम्परेचर की वो 10 से 25 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने आपको पूरे फिजिकल पैरामीटर्स क्लियर कर दिए। सस्पेंडेड सॉलिड्स और टर्बिडिटी टाइम टेकिंग था, ये वाले तो सिंपल है। ठीक है? इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो वो भी बहुत सिंपल आता है, आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर आप चाहे तो देख भी सकते हो क्वेश्चन, जिस पैटर्न में मैंने आपको एग्जांपल दिया उसी पैटर्न में क्वेश्चन आया। ठीक है? सो दिस पैटर्न यू कैन आस्क क्वेश्चन, और एक अभी हाल फिलहाल में भी TON के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो आप देख सकते हो क्वेश्चंस ऐसे ही मिलेंगे चाहे आप किसी में भी देख लो। एंड टेम्परेचर के रिलेटेड अगर स्टेटमेंट वाइज आ गया, क्योंकि पूछ लेता है कभी कभी आपके बेसिकली ESE वगैरह में कि टेम्परेचर के बढ़ने से ये साथ बायोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ती है, कम होती है, कांस्टेंट रहती है, ऐसे करके क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो जस्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए कि क्या इंपैक्ट होता है टेम्परेचर का रिगार्डिंग बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है? सो अब हमने यहाँ पर पूरे फिजिकल पैरामीटर्स कंप्लीट कर लिया है। नाउ वील मूव टुवर्ड्स द केमिकल पैरामीटर्स। सो नाउ लेट्स मूव, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। पहला जो केमिकल पैरामीटर है जिसके बारे में हम लोग डील करने वाले हैं, द फर्स्ट केमिकल पैरामीटर विच वी आर गोइंग टू डील is dissolved solids. अब chemical parameter of water
इसमें पहला जो है वो हमारा है डिसॉल्व सॉलिड्स। अब इस डिसॉल्व सॉलिड्स के बारे में पहले कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। क्या है वो कुछ चीजें? पहला है इसका सोर्स। तो इसका भी सोर्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉलिड्स ही होते हैं, ठीक है। सोर्स ऑफ डिसॉल्व सॉलिड्स भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर होते हैं, पहली चीज। दूसरा इम्पैक्ट, जो इम्पैक्ट आपका टेस्ट, ओडर और कलर की वजह से आता है, आई रिपीट, जो इम्पैक्ट आपका टेस्ट, कलर एंड ओडर की वजह से आता है वो ही इम्पैक्ट आपको डिसॉल्व सॉलिड्स में मिलेगा, ठीक है। सेम इम्पैक्ट, वही जो इम्पैक्ट्स पड़े वही चीज आपके यहाँ पर भी डिसॉल्व सॉलिड्स में होती है, ठीक है। तो ये तो दूसरी बात हो गई। तो सोर्स भी है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉलिड्स, इम्पैक्ट जो आपको टेस्ट, ओडर और कलर के केस में मिला वो। तीसरा आता है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट आपने ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक में मैंने आपको डिसॉल्व सॉलिड्स भी निकालना बताया, डिसॉल्व ऑर्गेनिक सॉलिड्स भी निकालना बताया, डिसॉल्व इनऑर्गेनिक सॉलिड्स भी निकालना बताया। मैंने आपको बोला भी था कि दोबारा इसको रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए वहीं पर समझ लो, क्लियर। तो हमने डिसॉल्व सॉलिड्स के ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक से सब कुछ पढ़ लिया। इवन मैंने आपको ये भी बताया था कि कोड ने सस्पेंडेड सॉलिड्स की लिमिट स्पेसिफाई नहीं की है, पर हाँ कोड ने स्पेसिफाई किया किसकी लिमिट्स, टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स की लिमिट्स। और वो कितनी थी? एक्सेप्टेबल लिमिट थी उसकी 500 mg पर लीटर एंड कॉज फॉर रिजेक्शन लिमिट था 2000 mg पर लीटर, ठीक है। तो पूरी कहानी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस एक स्टेटमेंट आपको बेसिकली एक हेडिंग लिखवानी थी कि हाँ जो केमिकल पैरामीटर है वो डिसॉल्व सॉलिड्स में आता है, रेस्ट ईच एंड एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है केमिकल पैरामीटर में वो है पीएच। मुझे जानना है पीएच के बारे में। अब सबसे पहली बात आती है कि ये पीएच बताता क्या है। तो ये pH आपको बताता है पानी में कितनी एसिडिटी है या कितनी बेसिसिटी है। दिस इज बेसिकली, ये चीज बताने के लिए ही आप pH यूज करते हो। और ये चीज आई डोंट थिंक मुझे बताने की जरूरत है, क्योंकि आपने बचपन से आपने पढ़ रहा है। 0 ये 14 तक का स्केल रहता है, ठीक है। यहाँ तक होता है आपका एसिडिक, 7 होता है आपका न्यूट्रल एंड उसके नीचे होता है आपका बेसिक। तो आप बोल देते हो कि अगर पानी का pH 7 से 14 में है तो आप बोल देते हो पानी बेसिक नेचर का है, या अगर 0 से 7 के बीच में है तो आप बोल देते हो पानी एसिडिक नेचर का। एंड इफ द pH इज 7 आप बोल देते हो कि पानी न्यूट्रल है, इट इज नाइदर एसिडिक नॉट बेसिक। ये चीज आपने अपने प्रिलिमिनरी स्कूल्स में पढ़ी हुई है, ठीक है। आज मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट आपको ये बताना नहीं है। मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है मुझे pH कैलकुलेट करना है, उसके ऊपर क्वेश्चंस करने हैं। तो पहले तो मुझे पता है pH क्या है, केमिकल पैरामीटर है, हाँ है। इसके साथ ही क्या हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि इसको आप सेंस तो नहीं कर रहे हो ना, ठीक है। तो ये पहली चीज। दूसरी बात, दूसरा ये निकल के आता है कि इसका इंपैक्ट क्या होगा, ठीक है। अगर पानी एसिडिक होगा तो ऑब्वियसली ये किसमें से जाता है, पाइप्स के थ्रू जाता है, तो क्या होगा, कोरोजन होगा। और अगर पानी बेसिक हुआ, अगर पानी बेसिक हुआ तो पानी के बेसिक होने की वजह से, कल की क्लास में हमने पढ़ रखा था, इंक्रास्टेशन हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, जो फॉर्मेशन हो जाते हैं व्हाइट डिपॉजिट्स के, आप बोल सकते हो सस्पेंडेड सॉलिड्स जो वो सेटल डाउन हो जाते हैं। तो क्या हो जाता है, जिसके कारण डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती थी। सो अगर एसिडिक वाटर हुआ तो कोरोजन, और अगर बेसिक हुआ तो इंक्रास्टेशन, दोनों में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो फिर पहले मुझे ये जानना पड़ेगा कि किसी भी चीज का pH या POH कितना है। जैसे pH स्केल होती है वैसे POH स्केल भी होती है, ठीक है। तो इसको जानने के लिए मेरे को कुछ कैलकुलेशंस आने चाहिए। मुझे पता करना है ना pH कितना है, तो मैं पता कैसे करूंगी, मैं pH पता करूंगी विद द हेल्प ऑफ एक्सक्यूज मी हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन। मैं इसकी मदद से पता करूंगी कि पानी का pH कितना है। कैसे, देखते हैं। pH को अगर मुझे एक्सप्रेशन फॉर्मेट में लिखना हो, दिस इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन मैं इसका बता दूं, इसमें जो आप लोग गलती करके आते हो कैलकुलेशंस करते टाइम, एग्जाम्स के टाइम आप इतनी जल्दी में रहते हो कि आप ये भूल जाते हो। जो चीज आपको ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से बोल रही हूँ, क्या है कि ये जो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन है, दे शुड बी इन मोल्स पर लीटर। ये हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन मोल्स पर लीटर में होना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन में ग्राम में हो, mg में हो, कोई भी यूनिट में हो, आपको पहले उसको मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन यू विल सॉल्व इट, ठीक है। उसके बाद आप सॉल्व कर पाओगे। तो जैसे आपने pH निकाला वैसे आप POH भी निकालोगे। POH क्या होता है, माइनस लॉग बेस 10 OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन। और ये जो हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन है ये भी मोल्स पर लीटर में होगा। अगर आप ऑफन मिस्टेक्स करते हो तो यहाँ पर एस्ट्रिक मार्क करके डिफरेंट कलर के पेन से भी लिख सकते हो, ठीक है, ताकि आप ये मिस्टेक्स ना करके आओ एग्जाम में। सो ये तो मैंने आपको बताया pH कैसे निकालते हैं, POH कैसे निकालते हैं। अब इसका अगर एक्सप्रेशन देखो तो वो होता है pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, पहला एक्सप्रेशन। दूसरा H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 14, जहां पर ये भी मोल्स पर लीटर में होगा, ये भी मोल्स पर लीटर में होगा। तो यहाँ पर आपको 10 रेज टू पावर माइनस 14 मोल्स पर लीटर का होल स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट मिल रहा, फालतू के लॉजिक्स लगाते रहते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये जो H प्लस सब्स्टिट्यूट करोगे ये भी मोल्स पर लीटर में होगा, ये भी मोल्स पर लीटर में होगा, सो यू विल गेट 10 रेज टू पावर माइनस 14 मोल्स पर लीटर का होल स्क्वायर, किया। तो यहाँ पर आपको ये दो इक्वेशंस अगर आपको आती है एंड दिस यू नो कि pH कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। लास्ट चीज जो इसमें आपको पता होनी चाहिए वो ये कि pH कि यहाँ पर भी अगर मैं बात करूं तो कोई कॉज फॉर रिजेक्शन लिमिट नहीं है, यहाँ पर भी रेंज है। जैसे टेम्परेचर के लिए आपने रेंज पढ़ा, सिमिलर थिंग गोस हियर आल्सो, यहाँ पर भी आपको रेंज मिलेगी। क्या रेंज होती है, अगर मैं बात करूं लिमिट की तो यहाँ पर क्या रेंज होती है, यहाँ पर 6.5 से 8.5,
ये आपकी पीएच की रेंज होती है, इस रेंज में आपका पीएच होना चाहिए। तो आप बोलोगे मैम हम तो नहीं चाहते कि पानी में एसिडिक हो या पानी बेसिक हो, तो क्या प्रैक्टिकली 7 पीएच मेंटेन करना पॉसिबल नहीं हो पाता। एंड दैट इज द रीजन हम लोग थोड़ा सा हल्का स्लाइटली एसिडिक स्लाइटली बेसिक इज टॉलरेबल। सो दैट इज द रीजन हम लोग इसको 6.5 से 8.5 तक रखते हैं पीएच को। ठीक है, ये हमारी पीएच रेंज है विच शुड बी परमिटेड। इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। हाँ, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं और बहुत सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स तो मैं यहाँ पे डील करूंगी। एक आपका 1991 में न्यूमेरिकल आया है, ठीक है, उसको मैंने इनकाउंटर नहीं किया, बहुत पुराना न्यूमेरिकल है, जस्ट आपको बता देती हूँ फंडा कैसे करते हैं उसका। ठीक है, उसमें है कि जब लेकर आए पानी को तब उसका पीएच था, जब आप पानी को लेकर, आई गेस एक बार चेक भी कर लेती हूँ उसमें है क्या, नहीं है, इसमें नहीं है। हाँ, तो जो पानी को आप लेकर आए उसका पीएच सुबह था 6, ठीक है, एंड 24 आवर्स बाद उसका पानी का पीएच हो गया 8। सो इनिशियली पीएच वाज 6, आफ्टर 24 आवर्स पानी का पीएच हो गया 8। तो बोल रहा है कि अगर अज्यूम करो लीनियर वेरिएशन, जो H+ हाइड्रोनियम आयन का जो वेरिएशन है अगर वो लीनियर है तो मीन पीएच कितना आएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया कि पहले सुबह पानी आया ट्रीटमेंट प्लांट में, उसका पीएच 6 था, 24 घंटे बाद उसका पीएच हो गया 8। तो बताओ कि अगर लीनियर वेरिएशन है H+ आयन कंसेंट्रेशन का, तो बताओ कि कितना मीन पीएच होगा। कोई बता सकता है इस क्वेश्चन को? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत पहले आ चुका है 1991 में। सो आई गेस आप देख के ही मुझे बता सकते हो कि इसमें क्या कैसे अप्रोच करनी चाहिए। बताओ जल्दी। देखो, मुझे बोला है कि लीनियर वेरिएशन हो रहा है H+ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का। तो पहले बात कर लेते हैं, आप गलती क्या करोगे। ये वर्ड आपको क्वेश्चन में लिखा मिलेगा, 1991 का क्वेश्चन है, बोला अज्यूम अ लीनियर वेरिएशन ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन, पूरे 24 घंटे में लीनियर वेरिएशन हो रहा है, मतलब पीएच लीनियरली कम हो रहा है, या बेसिकली बोलो H+ आयन, क्योंकि इसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन की बात की तो पीएच तो नहीं, H+ आयन कंसंट्रेशन लीनियरली डिक्रीज हो रहा है। तो आपको बताना है पीएच, मीन पीएच कितना होगा। तो जो गलती करते हो पहले उसको देख लो। तुमने ये मीन देखा नहीं कि तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा पीएच पहले जो मॉर्निंग में था प्लस लेटर सपोज इसको 1 बोल दो, और ये पीएच जो 24 घंटे बाद था, और मीन बोला है तो तुमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो तुमने बोला 6 + 8 डिवाइडेड बाय 2 7। गलत हो जाएगा। उसने पीएच का लीनियर वेरिएशन नहीं बोला है क्वेश्चन में, ध्यान से देखना, मैं बता दे रही हूँ, क्वेश्चन तो मैंने उसमें मेंशन नहीं किया है, जस्ट आपको बता दे रही हूँ कि क्वेश्चन में उसने पीएच का लीनियर वेरिएशन नहीं बोला, उसने H+ आयन कंसंट्रेशन का लीनियर वेरिएशन बोला है। ठीक है, तो इसलिए आपको पहले सुबह निकालना पड़ेगा पीएच कितना था, पीएच तो दिया, H+ निकालना पड़ेगा, और उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा कि 24 आवर्स बाद H+ कितना था। ठीक है, एंड उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। कैसे, इसको समझ लो। देखो, जब पानी आया उसका पीएच कितना था 6, तो मुझे पता करना है कि H+ आयन कंसंट्रेशन कितना था। सो इफ पीएच वाज 6, मैं ऐसे लिख सकती हूँ -log(10) H+ आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 6। तो यहां से लॉग की प्रॉपर्टी यूज करोगे, तुमको मिलेगा H+ इज इक्वल टू 10⁻⁻6, पहली चीज। फिर 24 आवर्स बाद पीएच निकल कर आया कितना 8। मुझे फिर से पता करना है कि कितना H+ आयन कंसंट्रेशन है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻8, यानी कि पहले तो था 10⁻⁻6 H+ का कंसंट्रेशन, एंड 24 आवर्स बाद ये हो गया कितना 10⁻⁻8। ये कंसंट्रेशन हो गया। ग्राफ के फॉर्म में भी आपको दिखा दिया, और बोला है कि लीनियरली वेरिएशन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि एकदम से सडनली 10⁻⁻6 था और एकदम गिर गया 10⁻⁻8, ये लीनियरली इसका वेरिएशन हुआ है। ठीक है, तो मुझे बताना मीन पीएच कितना होगा। तो क्योंकि मुझे क्वेश्चन में मैं बार बार बोल रही हूँ लीनियर वेरिएशन H+ आयन कंसंट्रेशन के लिए बोला है, आपको मीन H+ निकालना पड़ेगा, मीन H+ आयन कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू 10⁻⁻6 प्लस 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 2। एंड ध्यान रखो, हर चीज मैंने मेंशन नहीं किया है, बट बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड होनी चाहिए कि यहाँ पर ये मोल्स पर लीटर में होगा। ठीक है, दिस शुड बी इन मोल्स पर लीटर। सो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। (10⁻⁻6 प्लस 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 2। सो इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आती है 5.05 इंटू 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर। तो अब एक बार मीन H+ आ गया, अब तो मीन पीएच निकल ही जाएगा। कैसे निकलेगा, -log(10) H+ मीन वाला। सो ये हो जाएगा -log 5.05 इंटू 10⁻⁻7। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये निकल कर आता है, एक मिनट, 5.05 6.296, अगर करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस करे तो 6.3 पीएच निकल के आता है। तो देखो, जो गलती आपने की, अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, उसने पीएच में लीनियर वेरिएशन नहीं बोला, उसने H+ आयन का लीनियर वेरिएशन बोला है, तो भूल कर भी ये नहीं करना है उस कंडीशन में। ठीक है, इसलिए मैंने इसको करके रॉन्ग लगाया है आपके लिए, ताकि आप, अगर आपकी आदत है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, अगर आप उनमें से हैं जो फ्रीक्वेंटली ऐसी मिस्टेक्स करते हैं, लिख के काटो, ताकि भूल कर भी रिवीजन के टाइम आप ये मिस्टेक नहीं करोगे। क्लियर है? और ये सिंपल ही क्वेश्चन था, बहुत पुराना, यू कैन इमेजिन, पैदा भी नहीं हुए होगे तब, 1991 का क्वेश्चन है। क्लियर? तो उस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है। अब तो ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं जनरल बेसिस पर, बट हाँ, तुमको इसका पता होना चाहिए कंसेप्ट कि सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस को नहीं इंक्लूड किया वर्कबुक में, बट आपको समझाने के लिए कि इस पैटर्न में क्वेश्चंस आते हैं, इनकेस आप डाउट्स पूछोगे तो मैंने पहले ही बता दिया। सुबह pH 6, बाद में pH 8, लीनियर वेरिएशन H प्लस आयन का हुआ, बताओ मीन pH कितना है। 4 स्टेटमेंट्स दिए और चारों स्टेटमेंट्स को यूज कर लिया, ठीक है। अब 2 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं आपको, 2 क्वेश्चंस आर गिवन बाय मी, जिसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, एंड व्हिच हैव ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन गेट एग्जामिनेशन, ठीक है। और पीएच के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बट बहुत ही सिंपल्स बनते हैं, वो मैं बता दूंगी आपको किस किस पैटर्न्स में क्वेश्चन बनते हैं। अ वेस्ट वाटर सैंपल कंटेन्स 10 रेज टू पावर माइनस 5.6 मिलीमोल्स पर लीटर। 10 रेज टू पावर माइनस 5.6 मिलीमोल्स पर लीटर, ये है वेस्ट वाटर जिसमें इतने मोल्स हैं, पर किसके हैं? H प्लस के, OH माइनस के। तो क्वेश्चन में गिवन है OH माइनस आयंस के, और टेम्परेचर भी स्पेसिफाइड है 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है सैंपल का पीएच बताओ। तो इस क्वेश्चन को देखते हुए, गुड ऑब्जर्वर बनते हुए, तुम्हारे दिमाग में पहली चीज जो आनी चाहिए वो ये कि मैम ने बताया था कि जो भी OH माइनस का कंसंट्रेशन हो या H प्लस का हो, वो हमेशा मोल्स में होगा। तो मोल्स के आगे तो एक और m लग गया, यानी ये मिली मोल्स है। तो मोल्स चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? 10 रेज टू पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके मोल्स पर लीटर मिलेगा। तो यहां से हो जाएगा 10 रेज टू पावर माइनस 8.6 मोल्स पर लीटर। पहला चीज आपने उसको स्टैंडर्ड यूनिट में ले आया। अब तो बात आ रही है क्या, ये तो आया OH माइनस आयन, मुझे तो पीएच चाहिए। तो मुझे पता है, मुझे एक रिलेशन पता है, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। तो अगर मैंने पीओएच निकाल लिया तो उसको 14 से माइनस कर दूंगी, मुझे पीएच मिल जाएगा, सिंपल। तो क्या है, यहां से पहले ये पीओएच निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस लॉग बेस 10 OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, और ये OH माइनस आयन कंसंट्रेशन ही तो गिवन थी क्वेश्चन में। तो बस माइनस लॉग बेस 10 OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, लॉग की प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। लॉग m टू द पावर n लॉग m हो जाता है, ठीक है। और ये माइनस है, ये वाला माइनस आके प्लस हो जाएगा, तो 8.6 हो जाएगा। ये लॉग की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये कोई हमारा पार्ट नहीं है इन्वायरमेंट का, ये नॉर्मल लॉग की प्रॉपर्टी है। अब मुझे मिल गया पीओएच, निकालूंगी पीएच, 14 माइनस 8.6, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा थर्ड क्वेश्चन, जिसको सॉल्व भी कर दूँ ना, 5.4, ठीक है। 5.4 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, 5.4 आंसर है। तो ये तो एक टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। हाँ, अगर तुम्हारे दिमाग में डाउट हो रहा होगा एक और तरीके से, जैसे कि तुम लोग में से कुछ स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से अप्रोच करोगे, बता रही हूँ कैसा। आई टेल यू द वे यू माइट बी थिंकिंग, सम ऑफ यू स्टूडेंट्स विल बी थिंकिंग कि क्यों ना आपने OH माइनस आयन निकाला, तो ऐसा करते हैं H प्लस इंटू OH माइनस आयन इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 14 कर दो, बिल्कुल। और यहां से निकालो H प्लस, और जो भी H प्लस की वैल्यू आई, आप pH इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 H प्लस कर दो। तो हाँ, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। मैंने पहले भी बोला, वो तो इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है, कोई भी तरीके से तोड़ मरोड़ के किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। डजंट मैटर, आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो एक तरीका तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया। तो अगर आपने इससे भी किया, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। एक और मैं बता दूं, इसमें एक टाइप का पैटर्न के जो क्वेश्चंस आते हैं कि वो बोल देता है आपको, नॉर्मली क्वेश्चन है इसके, बस मैंने कहा ना बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आया आप सॉल्व कर लोगे। वो बोल देता है पीएच इंडस्ट्री ए का ट्वाइस होता है पीओएच इंडस्ट्री बी के। ऐसा क्वेश्चन आपको जनरली टेस्ट सीरीज में मिलता है, बस पैटर्न बता रही हूँ। पीएच इंडस्ट्री ए का ट्वाइस है पीओएच बी के, ठीक है। तो मुझे बताओ कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन ए का कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। और आपको OH, हाँ, और आपको H प्लस आयन कंसंट्रेशन बी का दे देता है, इंडस्ट्री बी का H प्लस आयन कंसंट्रेशन आपको कुछ भी दे देगा। जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ 10 रेज टू पावर 4.7 मोल्स पर लीटर एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन फालतू का लेंदी कर रहा है, कुछ भी नहीं है इसमें। पहली चीज तो बोल दिया पीएच ए का ट्वाइस होता है पीओएच बी के, तो बताओ H प्लस कितना है। तो मेरे दिमाग में क्लियर है, H प्लस इंडस्ट्री ए का निकालने के लिए मुझे पहले पीएच निकालना पड़ेगा इंडस्ट्री ए का, बिल्कुल सही। और क्या बोल दिया मेरे को, ये आर्बिट्री वैल्यू लिया मैंने आपको 10 रेज़ टू पावर माइनस 4.7 समझाने के लिए। अब तुमको तो ये रिलेशन किसके लिए दिया है, पीओएच के लिए दिया है। तो पूरी कहानी करके तुमको यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, H प्लस दिया है, तुमको यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, पीओएच निकालना पड़ेगा, बी का पीओएच निकालना पड़ेगा, इंडस्ट्री बी का तुमको पीओएच निकालना पड़ेगा। और कैसे निकालते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कर ही चुका एक चीज, ठीक है। या तो उसको ऐसे कर लो, H प्लस बी का इंडस्ट्री बी का OH माइनस बी का इंडस्ट्री का इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 14। यहाँ से OH आ जाएगा, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, माइनस लॉग बेस 10 OH माइनस करके POH निकल जाएगा। और एक बार POH निकल गया तो PH आ जाएगा, PH निकल गया तो H प्लस आ जाएगा। तो बिल्कुल बिल्कुल भी अगर तुम बोलो तो मैं इसको स्टेप सिंक्रोनाइज्ड मैनर में लिख देती हूँ कि इस कंडीशन में पहले क्या करना पड़ता है, H प्लस OH माइनस 10 रेज़ टू पावर माइनस 14। तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा OH माइनस आयन कंसंट्रेशन बी का। सेकेंड स्टेप में तुमको मिल जाएगा POH माइनस लॉग बेस 10 OH माइनस आयन। और एक बार तुमको POH मिल गया बी का, तो तुम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो तुमको क्या मिल जाएगा, PH मिल जाएगा ए का, और एक बार PH मिल गया फिर तो तुमको HA मिल जाएगा।
ठीक है, तो इसी चीजों को देखो, कंसेप्ट पूरा वही चीज यूज हुआ है जो हम लोग पढ़ के आए, बस क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ देता है, 2 इंडस्ट्री बता दी, कोई तीसरी इंडस्ट्री बता देगा, पहले और तीसरे में कुछ रिलेशन बना देगा, ऐसी पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि ये किस पैटर्न की बात कर रहा है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड पैटर्न एंड क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ योर बुकलेट जो मैंने बनाई है आप लोग के लिए। अ वाटर सैंपल हैज अ पीएच ऑफ 9.25। एक वाटर सैंपल है, उसका पीएच दिया गया है, आपसे पूछा है कि OH माइनस आयन का कितना कंसंट्रेशन है। ये क्वेश्चन अच्छा है, क्यों? वो अभी तुम लोग डील करोगे, बताती हूँ, ऑप्शन भी लिखती हूँ इस क्वेश्चन के इसलिए। माइनस 9.25 मोल्स पर लीटर, बी है 10⁻⁴.75 मिली मोल्स पर लीटर, सी है 0.302 मिलीग्राम्स पर लीटर एंड डी है 3.020 मिलीग्राम्स पर लीटर। ठीक है, ये चारों आपके ऑप्शंस हैं और ये क्वेश्चंस मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलत करते हैं। पहली चीज मुझसे क्या पूछा है? OH माइनस कंसेंट्रेशन पूछा है, तो आपने क्या किया? pH है 9.25, आपको पता है pH 9.25 है, इट कैन बी रिटन एज -log⁻10 H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू 9.25। तो यहां से H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कितना निकल कर आता है? 10⁻⁻9.25 मोल्स पर लीटर। अब तुमने जल्दी जल्दी में पहली गलती जो करोगे, तुमने देखा ही नहीं क्वेश्चन में कि उसने तो OH माइनस पूछा है और तुमने देखा अरे मेरा ऑप्शन तो आ गया, क्योंकि आधा टाइम तुम्हारी मेंटालिटी तो यही रहती है कि तुम्हारा आंसर जो आया अगर वो ऑप्शन में है तो वो सही है, और इसी का फायदा उठाते हैं गेट वाले। ठीक है, तो तुमको क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है, जो पूछा है आपने वही निकाला है कि नहीं निकाला है। तो देखो क्वेश्चन में तो पूछा है OH माइनस आयंस, आपने निकाल दिया H प्लस और आधे लोग इसको मार्क करके आ गए गलत, तो ये ऑप्शन तो गलत है, पहली चीज। अब बारी आती है दूसरे ऑप्शन की, मिलीमोल्स कर दोगे इसको। ठीक है, ये मिलीमोल्स करा, ये जो 10 सेकेंड ऑप्शन देखो, इंटू 10⁻⁻3, तो ये कितना आएगा? मोल्स पर लीटर। तो अभी तो इसका कुछ पिक्चर में नहीं आया, आगे देखते हैं क्या होता है इसका। अब मेरे पास आया H प्लस और मुझे क्या चाहिए? OH माइनस। मुझे पता है रिलेशन H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁻14। यहाँ से मैं OH माइनस निकालूंगी 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻9.25। कितना निकल कर आता है इसको देखती हूँ मैं। -14 ये आया 1.778 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स पर लीटर। या अगर मैं इसको उस फॉर्मेट में लिखूं तो ये आ जाएगा 10⁻⁴.75 मोल्स पर लीटर। तो देखो अब क्वेश्चन में एक और ट्विस्ट, क्या तुमने देखा कि 10⁻⁴.75 मोल्स पर लीटर आया और आपने ये जो छोटा सा m था इसको देखना ही भूल गए, आंसर मार्क करके आ गए, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने तो मिली मोल्स पर लीटर बोला है और मोल्स पर लीटर के हिसाब से तो 10⁻⁻7.75 होना चाहिए, जो कि है नहीं, तो आपका फिर गलत हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन तो निकल गए। अब आप बोलोगे मैम आपने तो बोला था मोल्स पर लीटर में होगा, अब जो बाकी के 2 ऑप्शन बचे वो तो mg में है। अब आप बताओ कि कैसे सॉल्व करें। तो पढ़ा ही होगा तुम लोग ने अपने कॉलेज टाइम पे मोलैरिटी के बारे में। ठीक है, तो इस मोलैरिटी के कंसेप्ट्स को पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मोलैरिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को यूज करके इसका आंसर आ जाएगा। कैसे? आपने क्वेश्चन में मोलैरिटी निकाली है, मोल्स पर लीटर, दैट इज व्हाट? मोलैरिटी, मोल्स पर लीटर। तो ये कितना है?
10⁻⁴.75 और आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोल्स निकालते कैसे, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और ये तो पर लीटर में ही बात कर रहे हैं, पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन की बात हो रही है। तो क्वेश्चन में मुझे गिवन वेट निकालना है क्योंकि वेट के टर्म्स में पूछा है। मॉलिक्यूलर वेट मुझे पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, मतलब OH माइनस आयन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना होता है 17। तो यहां से गिवन वेट कितना निकल कर आएगा, यहां से गिवन वेट या कंसंट्रेशन आप बोल सकते हो कितना निकल कर आएगा, 10⁻⁴.75 इंटू 17। तो यहां से आपको मिलीग्राम्स पर लीटर में कंसंट्रेशन मिल जाएगा। तो उसको सॉल्व कर लेती हूँ। अभी एक और ट्विस्ट आने वाला है, 10⁻⁴.75 इंटू 17, ये आया 3.023 इंटू 10⁻⁴। अब मैंने यहाँ पर एक चीज़ गलत लिखी है। देखो, पहली बात आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा तो अभी बता दे रही हूँ आपको, जब भी आप बात करते हो वेट्स की, गिवन वेट, मॉलिक्यूलर वेट, तो वो जनरली होते हैं आपके ग्राम्स में। तो ये जो लिखा आपने ये 17 ग्राम्स होगा, क्लियर, ये 17 ग्राम्स होगा। तो तुम क्या गलती करते, तुमने क्वेश्चन में तुमने पढ़ा नहीं होता और तुम यहाँ पर सिर्फ 3.020 तुम बोलते वो 10⁻⁴ कुछ है, वो शायद मिस्टेक में हो गया होगा और तुम ये आंसर मार्क करके आ जाते। क्यों? क्योंकि तुम्हारी वैल्यू तो दिख रही है वैसी टाइप्स की और तुम मार्क करके आ जाते, गलत होता। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला अभी तुमको, 3.020 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻4, ये किस में आ रहा था, ये आ रहा था, इधर ऊपर ही लिख देती हूँ एक साथ, 3.020 इंटू 10⁻⁻4, ये आ रहा था ग्राम्स पर लीटर में। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप गिवन वेट, मॉलिक्यूलर वेट कर रहे हो तो दिस इज इन ग्राम्स, दिस इज इन ग्राम्स, रिमेंबर दिस, ठीक है। तो अगर मुझे मिलीग्राम्स में चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.302 मिलीग्राम्स पर लीटर। तो ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें हर स्टेप में आपका आंसर मैच होने लगेगा। जल्दी में हो तो पहला आंसर मार्क करके आ जाओगे, थोड़ा दिमाग लगाया और m को भूल गए तो दूसरा आंसर मार्क करके आ जाओगे। 2 कंसेप्ट, ठीक है। तीसरा कंसेप्ट निकल के आता है, अगर ये ग्राम वाला फंडा भूल गए तो इसको मार्क करके आ जाओगे, डी ऑप्शन को। और अगर पूरा सही किया तो अब जाकर आप 4th ऑप्शन को मार्क करके आओगे, दैट इज ऑप्शन सी। 3rd ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन सी, वो राइट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए था क्योंकि हर ऑप्शन आपको हर पल कैलकुलेशंस के टाइम पे हर स्टेप में आपको मिलने वाला है, और वो मैंने आपको शो करके भी दिखा दिया, ठीक है। आई जस्ट मेड यू टू रियलाइज दैट हाँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि जल्दी में अगर आपने देखा नहीं कि OH माइनस आयन पूछा, आप H प्लस आयन का आंसर मार्क करके आ जाओगे, ठीक है। और ये मोलारिटी, नॉर्मेलिटी के बारे में हम लोग और अच्छे से डील करेंगे, बिल्कुल करेंगे अभी आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग एल्केनिटी की बात करेंगे तब हम लोग इसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे, क्लियर, सो दैट आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए रिगार्डिंग मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, क्योंकि नॉर्मेलिटी आगे हमको यूज़ में आने वाला है, ठीक है। सो आज के सेशन में हम लोग ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया पीएच से रिलेटेड, ठीक है। डिजोल्व सॉलिड्स के बारे में तो पहले भी डील कर चुका था, तो उसमें आज सच कुछ डील करने का था नहीं। पीएच के क्वेश्चंस हमने अच्छे वाले सॉल्व कर लिए हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं, जिसमें हमें दिमाग लगेगा बेसिकली, ठीक है। और जो बाकी बचे हुए केमिकल पैरामीटर्स हैं लाइक एल्केनिटी, हार्डनेस, उसको हम लोग फर्दर क्लासेस में डील करेंगे। सो आप भी अगर आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं तो टेस्ट सीरीज़ में आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। स्टैंडर्ड बुक्स है तो उसमें से भी पीएच के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जिसमें आपकी थिंकिंग डेवलप होगी वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। राइट 1991 का क्वेश्चन बता दिया, फिर आपका क्वेश्चन नंबर जो अभी हम लोग ने डील किया, एक पीएच इंडस्ट्री ए का पीओएच इंडस्ट्री बी के रिलेशन वाला, वो बता दिया, और जो 2 क्वेश्चंस गेट में आए वो भी हमने डील कर लिए, ठीक है। सो आई गेस आप इसको रिवाइज करके रहिएगा क्योंकि नेक्स्ट सेशन में हम लोग चालू कर देंगे एल्केनिटी। सो प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड एंड थैंक यू।